प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे व्यवहारवाद की। किसकी बात करेंगे? व्यवहारवाद की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान को ठीक से समझना है तो इसके 3 बिंदुओं को विशेष ध्यान रखेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास के 2 चरण। विकास के 2 चरण कौन से हैं? जिनमें से पहला चरण आज हम ले रहे हैं व्यवहारवाद, और दूसरा इसका जो चरण होगा वो क्या होगा? उत्तर व्यवहारवाद। तो आज हम बात किसकी करेंगे? व्यवहारवाद। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्यवहारवाद मतलब यहाँ वास्तविक रूप में जो शिकागो विश्वविद्यालय है वो व्यवहारवाद का केंद्र था, और इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो योगदान दिया था चार्ल्स ई मेरियम दिया था, रॉबर्ट ए दाहल ने दिया था। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में इसका जो केंद्र बिंदु है या जो केंद्र है वो क्या है? शिकागो विश्वविद्यालय। याद रखेंगे, क्या है? शिकागो विश्वविद्यालय है। अब सबसे पहली बात यहां ये आएगी कि वास्तव में व्यवहारवादी परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति एक असंतोष के रूप में उभरकर सामने आता है। अर्थात इनका कहना यह है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में आदर्शात्मक और कल्पनात्मक अध्ययन किया जा रहा था। इसी के साथ में उनकी जो पद्धति थी अध्ययन की वो दार्शनिक पद्धति थी, कानूनी अध्ययन पद्धति थी, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति थी, जिसके आधार पर राजनीति की वास्तविकता को नहीं समझा जा रहा था। इसी के साथ में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय राजवैज्ञानिकों से किसी ने किसी भी रूप में कोई परामर्श नहीं लिया। ऐसी स्थिति में राजवैज्ञानिकों ने यह निर्णय किया कि वास्तव में यह हमारा बहुत बड़ा अपमान है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं उनसे तो किसी न किसी रूप में पूछा गया है, मगर हमसे निर्णय निर्माण के अंतर्गत किसी भी रूप में कुछ नहीं पूछा गया। इसलिए इन्होंने कमर कस ली कि अब हम राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान बनाकर ही छोड़ेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब वो कैसे संभव होगा? वो ऐसे संभव होगा कि ये व्यवहारवादी ये कह रहे हैं यहाँ कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में विशेषकर आदर्शात्मक मूल्यात्मक अध्ययन किया जा रहा था। इनकी अध्ययन पद्धति क्या थी? दार्शनिक थी। इसलिए इनका कहना है कि इससे राजनीति की वास्तविकता को नहीं समझा जा सकता। इसलिए इन्होंने कहा कि आप लोग, अर्थात परंपरागत राजनीति विज्ञान, आप लोग संस्थागत अध्ययन कर रहे हैं, जबकि ये लोग क्या करेंगे? मतलब व्यवहारवादी ये उस संस्था के अंतर्गत व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का, राजनीतिक क्रियाओं का, राजनीतिक भूमिकाओं का अध्ययन करेंगे, जिससे कि राजनीति की वास्तविकता को ठीक से समझा जा सके। इसलिए व्यवहारवाद क्या है? परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति एक असंतोष है, एक क्रांति के रूप में उभर कर सामने आता है। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में उसकी संपूर्ण विषय वस्तु और पद्धतियों को परिवर्तित कर दिया जाता है, अवधारणाओं को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। अर्थात व्यवहारवादी किसकी बात करेंगे? तथ्यों की बात करेंगे। यहाँ जो अध्ययन किया जाएगा वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाएगा, सांख्यिकी पद्धति के आधार पर किया जाएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इनका जो मूल लक्ष्य है वो क्या है? राजनीति का विज्ञान बनाना। अर्थात राजनीति विज्ञान को राजनीति का विज्ञान बनाना चाहते हैं। ये क्या बनाना चाहते हैं? राजनीति का विज्ञान, जिससे कि जैसे हम हैं आज की स्थिति यह है कि हम अपने जैसे शिक्षक तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक राजनीति विज्ञान से स्नातकोत्तर की उपाधि लिया हुआ विद्यार्थी क्या कोई अन्य कार्य कर सकता है? जैसे वकालत का कोर्स करने के बाद में
केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि इसमें एडवोकेट के रूप में वह अपनी भूमिका निभा सकता है। इसलिए लोगों का कहना है कि यहाँ पर भी ऐसे क्षेत्र होने चाहिए जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं उनसे सरकारें किसी न किसी रूप में निर्णय लेने के लिए आए, उनसे पूछें कि हम किस तरह की नीतियां बनाएं। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका तो फिर भी काफी आगे निकल चुका है, मगर हमारा भारत अभी इस मामले में बहुत पीछे है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें व्यवहारवादियों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हालांकि आगे चल करके व्यवहारवादी उत्तर व्यवहारवाद का रूप धारण कर लेता है। तो सबसे पहली बात आती है व्यवहारवाद है क्या, क्लियर। तो यहाँ एक विद्वान है ब्लेयर कोलासा, क्या नाम है, ब्लेयर कोलासा। ये क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ बताते हुए कि व्यवहारवाद राजनीतिक संदर्भों में व्यक्ति समूह के व्यवहार का अध्ययन है। अर्थात यहाँ पर कोलासा कह रहे हैं कि व्यवहारवाद क्या है कि व्यक्ति समूह का जो राजनीतिक व्यवहार है उसका अध्ययन करता है। ये किसका, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का। कैसे, जैसे किसी भी लघु इकाई को, छोटी इकाई को लिया जाएगा और उसके अंतर्गत देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में कि एक मतदाता के मत व्यवहार का अध्ययन किया जाए, एक मतदाता के मत व्यवहार का अध्ययन किया जाए और उसमें ये देखा जाए कि एक मतदाता किन किन परिवर्तियों से, किन किन तत्वों से प्रभावित होकर के अपने मत का प्रयोग कर रहा है। तो मूलतः यहाँ व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, ये कोलासा का कहना है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, रॉबर्ट डाहल, बहुत महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट डाहल क्या कह रहे हैं कि व्यवहारवादी क्रांति, क्यों, क्योंकि परिवर्तन कर रहे हैं भाई, किसमें, परंपरागत राजनीति विज्ञान को आधुनिक राजनीति विज्ञान बना रहे हैं। व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। अर्थात यहाँ रॉबर्ट डाहल क्या कह रहे हैं, वास्तव में व्यवहारवाद है क्या, परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति एक असंतोष है। असंतोष क्या है कि भाई परंपरागत राजनीति विज्ञान में दार्शनिक पद्धति का अध्ययन किया जा रहा था, या हमें कहीं दार्शनिक पद्धति के आधार पर वास्तविक रूप में राजनीतिक अध्ययन किया जा रहा था, जिससे कि राजनीति की वास्तविकता को नहीं समझा जा रहा था। इसलिए इन लोगों ने ये कहा कि हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करेंगे, तथ्यों के आधार पर अध्ययन करेंगे, कल्पनाओं से राजनीति को नहीं समझा जा सकता। इसलिए ये परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करते हैं और इनका जो उद्देश्य वो क्या है, राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना। अर्थात ये राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक बनाना चाह रहे हैं, अर्थात राजनीति का विज्ञान विकसित करना चाह रहे हैं। तो ये रॉबर्ट डाहल की डेफिनेशन होगी। अब इसमें दो बातें हैं, नकारात्मक अर्थ भी और सकारात्मक अर्थ भी। रॉबर्ट डाहल की परिभाषा में कैसे कि व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है, असंतोष का परिणाम है। मतलब ये तो एक नकारात्मक परिभाषा होगी, इसकी नकारात्मक बात होगी। और इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है, ये सकारात्मक भावार्थ होगा। अर्थात ये वास्तव में राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान बनाना चाह रहे हैं। और यहाँ पहले वाला जो इसका पार्ट है, भाग है रॉबर्ट डाहल की परिभाषा में, इसमें इनका कहना यह है कि हम राजनीति को मूल्य के आधार पर, दार्शनिक पद्धति के आधार पर नहीं समझ सकते। दोनों बातें होगी, नकारात्मक सकारात्मक। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी परीक्षा में किसी भी रूप में कोई प्रश्न पूछा जाए, आप इसको यदि जैसे हम समझा रहे हैं उस तरीके से समझ जाते हैं तो व्यवहारवाद में कोई प्रश्न गलत आपका हो नहीं सकता है। अब ये इसकी डेफिनेशन होगी, अर्थात व्यवहारवाद है क्या, क्लियर हो गया। तो मूलतः व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद, मैं दोहरा रहा हूं अपने शब्दों में, व्यवहारवाद वास्तव में परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति एक असंतोष है। अर्थात परंपरागत राजनीति विज्ञान जिन बातों का अध्ययन कर रहा था उससे राजनीति को नहीं समझा जा रहा था। इसलिए इन लोगों ने कहा, व्यवहारवाद ने कहा कि हम वास्तव में तथ्यों के आधार पर राजनीति को समझेंगे, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करेंगे, अर्थात हम मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करेंगे, जबकि परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्य सापेक्ष अध्ययन कर रहा था। अब इसके बाद में दूसरी बात हम लेंगे, पहली बात तो होगी इसकी डेफिनेशन की, ठीक है, परिभाषा की। दूसरी बात क्या लेंगे कि व्यवहारवादियों का लक्ष्य क्या है, ये चाहते क्या है, इनका क्या लक्ष्य है। नंबर एक
नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना करना चाह रहे हैं, अर्थात व्यवहारवादी वास्तविक रूप में परंपरागत राजनीति विज्ञान का विरोध करते हुए एक नए राजनीति विज्ञान की स्थापना करना चाह रहे हैं, जिससे कि वास्तविक रूप में राजनीति को ठीक से समझा जा सके। अर्थात ये एक यथार्थ राजनीति विज्ञान की स्थापना करना चाह रहे हैं। इनका मूल लक्ष्य ये है, इसलिए जिससे कि वास्तव में किसी भी रूप में कोई निर्णय लिया जाए तो वहां पर किसी भी रूप में कोई गलती ना हो पाए, इसलिए यह एक नए राजनीति विज्ञान की स्थापना करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान में काफी कमियां थी। कमियां यही थी कि वो आदर्शात्मक और काल्पनिक अध्ययनों पर ज्यादा बल दे रहे थे। दूसरा जो इनका लक्ष्य क्या है व्यवहारवादियों का, राजनीति का विज्ञान विकसित करना। ये बात हम पीछे आपको बता चुके हैं क्या, कि व्यवहारवादी वास्तव में राजनीति का विज्ञान विकसित करना चाह रहे हैं। अर्थात इनका मूल कहना यह है कि हम वास्तव में राजनीति का विज्ञान विकसित कर ही दम लेंगे। वो इसलिए कि संसदों के अंतर्गत विधानसभाओं के अंतर्गत जब किसी भी रूप में कोई कानून बनाया जाए तो ऐसी स्थिति में राज्य वैज्ञानिकों से भी पूछा जाए कि हम किस तरह की नीतियां बनाएं, और तभी संभव होगा जबकि राजनीति का विज्ञान विकसित हो जाए। जैसे कानून के क्षेत्र में आज हम देखते हैं अधिवक्ता कार्य करते, उसी तरीके से नीति निर्माण के क्षेत्र के अंतर्गत भी अलग से एक बेंच की स्थापना की जाएगी, जिनका एक कार्य होगा महत्वपूर्ण, वो ये कि नीति निर्माण में किसी न किसी रूप में इनसे पूछा जाएगा, सलाह ली जाएगी और इनकी सलाह को माना भी जाएगा। ये दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य क्या है? वही इसका व्यवहारवाद का, राजनीतिक संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान कैसे अध्ययन कर रहा था? संस्थागत अध्ययन कर रहा था। क्या? संस्थागत अध्ययन कर रहा था, संरचनाओं के ढांचे का अध्ययन कर रहा था। और ये क्या करेगा? उन संरचनाओं में, उन संस्थाओं में बैठने वाले व्यक्तियों की राजनीतिक भूमिकाओं और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करेंगे, जिससे कि सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके, और उसके बाद में जब सिद्धांतों का निर्माण होगा तो उनके आधार पर राजनीति के बारे में भविष्यवाणी की जा सके। इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, या इनका ये लक्ष्य है मानव व्यवहार का अध्ययन करना। इसका केंद्र बिंदु ही मानव व्यवहार होगा। देखो नाम से स्पष्ट, व्यवहार व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करेंगे। जबकि परंपरागत राजनीति विज्ञान कैसा अध्ययन कर रहा है? संस्थागत अध्ययन कर रहा है, कानूनी अध्ययन कर रहा है, औपचारिक अध्ययन कर रहा है। जबकि ये अनौपचारिक अध्ययन करेंगे, यथार्थवादी अध्ययन करेंगे, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, व्यक्ति की भूमिका का अध्ययन करेंगे। भूमिकाओं का अध्ययन करेंगे कैसे? जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार 3 अंग हो गए। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान तो केवल इनके संस्थागत ढांचे का अध्ययन कर रहा था। अब व्यवहारवादी क्या करेंगे? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो बैठने वाले व्यक्ति हैं, जैसे व्यवस्थापिका में जो सांसद, विधायक, उनकी क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल के अंतर्गत जो मंत्री होंगे उनकी क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होंगे उनकी क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। मुख्य जो बल होगा किस पर होगा? व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के ऊपर होगा। क्लियर? अगली बात, राजनीति विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंधों की स्थापना, ये इनका लक्ष्य है। क्यों बताइए? जब व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को हम ठीक से समझना चाहेंगे तो क्या व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार अन्य व्यवहारों से प्रभावित नहीं होता है? क्या सामाजिक व्यवहार से प्रभावित नहीं होता है? क्या आर्थिक व्यवहार से प्रभावित नहीं होता है? होता है। तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को यदि ठीक से समझना है तो इसके लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों की अवधारणाओं और पद्धतियों का भी प्रयोग करना होगा। जैसे समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इनकी अवधारणाओं, पद्धतियों और सिद्धांतों का भी प्रयोग राजनीति विज्ञान में किया जाएगा, जिससे कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को ठीक से समझा जा सके। अर्थात
राजनीति विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंधों की स्थापना। इसका मतलब ये है कि व्यवहारवादी अंतः अनुशासनात्मक उपागम पर बल देते हैं। अंतः अनुशासनात्मक मतलब, अंतः का मतलब एक दूसरे से संबंधित, अनुशासनात्मक मतलब अनुशासन, अर्थात एक अनुशासन एक विषय दूसरे विषय से किसी न किसी रूप में संबंधित होता है। जैसे राजनीति विज्ञान इतिहास से सहायता लेता भी है, सहायता देता भी है। समाजशास्त्र सहायता लेता भी है, सहायता देता भी है। तथ्य लेता भी है, तथ्य देता भी है। तो यह भी इनका लक्ष्य है। और भाई अब ये बात तो इसकी क्लियर होगी किसकी, कि व्यवहारवादियों का लक्ष्य क्या है। दो बातें होंगी। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है व्यवहारवादियों के लक्षण या विशेषताएं। तीसरा पार्ट होगा इसका, तीसरा भाग क्या, कि व्यवहारवादियों की विशेषताएं या लक्षणों का अध्ययन करें। अब विशेषता लक्षण भाई कहां से आएंगे, जो हमने आपको परिभाषाएं बताई हैं, इनका जो लक्ष्य बताया है, इसके आधार पर इसकी विशेषताएं बन जाएंगी। देखो मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं कि आप किसी भी अवधारणा का अध्ययन कीजिएगा, सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि हम जिस भी अवधारणा का अध्ययन कर रहे हैं, हमें सबसे पहले उस अवधारणा का अभिप्राय समझ में आना चाहिए, तात्पर्य समझ में आना चाहिए। यदि उसका अभिप्राय हमारी समझ में आ जाता है तो फिर उसकी विशेषताएं गुण दोष निकालने में हमें किसी भी रूप में कोई परेशानी नहीं आएगी। यह बात विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। और विशेषकर मैं जो IAS की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, इसी के साथ में कॉलेज स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को विशेष कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आपको अवधारणा का अभिप्राय समझना अति आवश्यक है। जब तक आप अभिप्राय नहीं समझते हैं तो तय मानेगा हम आगे उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो अब विशेषताओं की बात करते हैं। अब देखो विशेषताओं में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है और एग्जाम पूछा भी जाता है कि डेविड स्टन ने, किसने, डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के लक्षणों की संख्या 8 बताई है। नोट कीजिएगा, कितनी बताई है, निश्चित है ये संख्या 8 बताई। एग्जाम पूछा भी जाता है कि डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के लक्षणों की संख्या कितनी बताई है, विकल्प दे दीजिएगा 5, 6, 7, 8। तो आपका आंसर क्या होगा, 8, निश्चित 8 होगा। जैसे हम उत्तर व्यवहारवाद के लक्षणों की आगे चलकर बात करेंगे तो भाई वहां उनकी जो संख्या होगी 7 होगी। कितनी होगी, 7 होगी। तो यहां ध्यान रखेंगे इन विशेषताओं की संख्या कितनी है भाई, 8 है। ठीक है, एग्जाम पूछा जाता है। अब इन विशेषताओं को डेविड स्टन ने एक नाम भी दिया है। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के लक्षणों को नाम दिया है व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला। याद कीजिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला का है। इसको व्यवहारवाद के जो 8 लक्षण हैं, इनको क्या नाम दिया है, व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला का है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये दोनों प्रश्न ऐसे हैं जो कि किसी न किसी रूप में आपसे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इनकी लक्षण विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या है इसका भाई, नियमन। लिखिएगा, सबसे पहला लक्षण क्या है व्यवहारवाद का, नियमन। नियमन का तात्पर्य क्या है, व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यक्ति के व्यवहार में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका कि हम वास्तविक रूप में अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा बार बार किसी न किसी रूप में ऐसा व्यवहार किया जाता है कि हम उस व्यवहार के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, जैसे एक मतदाता बार बार कांग्रेस को वोट क्यों दे रहा है, कांग्रेस को मत क्यों दे रहा है, या फिर एक मतदाता बार बार चुनाव के अंतर्गत अलग अलग पार्टियों को अपना मत क्यों देता है। तो ऐसी स्थिति में हम उन तथ्यों का पता लगा सकते हैं कि एक मतदाता किन किन तत्वों से प्रभावित होकर के ऐसा या वैसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए पहला लक्षण होगा नियमन, मतलब व्यक्ति के व्यवहार को समझा जा सकता है क्योंकि उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ नियमितता होती है। एक व्यक्ति बार बार इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहा है। अब नियमन होने के बाद दूसरा क्या होगा, सत्यापन, मतलब जो व्यक्ति का व्यवहार समझा गया है अब उस व्यवहार का सत्यापन किया जाएगा, उसको जांचा जाएगा, देखा जाएगा कि उस व्यवहार में सत्यता है या नहीं। मतलब उस व्यवहार का जो हमने नियमन किया है, ये निष्कर्ष निकाला है कि भाई एक मतदाता अपने
मतदान का प्रयोग करते समय यदि वह व्यक्ति इतना शिक्षित है, गरीब है, अमीर है, उसका पारिवारिक परिवेश कैसा है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कह दिया कि ये बातें होंगी तो एक मतदाता निश्चित रूप में इस पार्टी को, कांग्रेस को बार बार वोट देगा। और यदि ये बातें होंगी तो वह मतदाता बार बार अपने मत में परिवर्तन करेगा, बार बार अलग अलग राजनीतिक दल को अपना मत देगा। इसका मतलब यहाँ उसका सत्यापन किया जाएगा, जांच की जाएगी, और जांच करने के बाद में फिर क्या होगा, जो ये तथ्य एकत्रित किए गए हैं वहां भी इन तथ्यों को तकनीकों के आधार पर देखा जाएगा। मतलब यहाँ तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे अनुसूची है, प्रश्नावली इत्यादि है, साक्षात्कार वगैरह है, इसके आधार पर यहाँ तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। और तकनीकों का प्रयोग करने के बाद में उसका परिमाणीकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसका परिमाणीकरण किया जाएगा। और परिमाणीकरण के अंतर्गत विशेषकर जो विद्वान होंगे वो ये देखेंगे कि तथ्य जो इकट्ठे किए गए हैं, क्या जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं उनका पर्यवेक्षण किया जाएगा, जिससे कि वास्तविक रूप में यथार्थ एवं शुद्ध, क्या कह रहा हूं आपको, यथार्थ एवं शुद्धता या शुद्ध नियम बनाए जा सके। और इस कार्य में सांख्यिकी पद्धतियों की सहायता ली जाएगी। तो नोट कीजिएगा यहाँ, ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक परिमाणीकरण। अब इसके बाद में जो अगली बात आएगी वो क्या आएगी? मूल्य निर्धारण। यह बिंदु किसी न किसी रूप में आप समझ ही गए होंगे। क्या है? पांचवा, मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण का मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में जो व्यवहारवादी है, क्या जो व्यवहारवादी है उनका कहना यह है कि यहां वास्तविक रूप में मूल्यों को एक तरफ रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से मूल्यों को नहीं समझा जा सकता, इसलिए एक अध्ययनकर्ता को मूल्यों को एक तरफ रखना होगा। अपनी जो पूर्व धारणाएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, उनको एक तरफ रखना ही होगा, क्योंकि जब तक वह ऐसा नहीं करेगा तब तक वास्तविक रूप में वह ठीक से अध्ययन नहीं कर पाएगा। इसलिए यदि वैज्ञानिक अध्ययन करना है और यथार्थ निष्कर्ष निकालने हैं तो ऐसी स्थिति में मूल्यों को एक तरफ रखना ही होगा। जो कि परंपरागत राजनीति विज्ञान किसकी बात कर रहे थे? मूल्यों के अध्ययन की बात करें, ये तथ्यों के अध्ययन की बात करें, मतलब मूल्यों को एक तरफ रख रहे हैं। क्लियर? इसके बाद में जो अगला लक्षण आएगा वो क्या आएगा? व्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए? व्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए। अब व्यवस्थित अध्ययन का क्या तात्पर्य होगा? व्यवस्थित अध्ययन का तात्पर्य यहाँ ये होगा कि सबसे पहले अनुसंधान की जाए, खोज की जाए, और अनुसंधान के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाए। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या? कि सबसे पहले नोट कीजिएगा, आप नोट कीजिएगा, मैं एक तरफ बोल रहा हूं क्या कि व्यवस्थित अध्ययन का तात्पर्य क्या होगा? पुनः दोहरा रहा हूं, व्यवस्थित अध्ययन का तात्पर्य होगा कि सबसे पहले अनुसंधान की जाए, खोज की जाए, और उसके बाद में सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका छठा लक्षण। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम सातवें लक्षण की तरफ। इसका भावार्थ क्या होगा कि वास्तविक रूप में जब हम इस सातवें लक्षण की बात करते हैं कि शुद्ध विज्ञान का निर्माण, शुद्ध विज्ञान के निर्माण का तात्पर्य यहां होगा कि वास्तविक रूप में व्यवहारवादी एक प्योर साइंस का निर्माण करना चाह रहे हैं, एक शुद्ध विज्ञान का निर्माण करना चाह रहे हैं। इसका भावार्थ यह है कि यहाँ पर वास्तविक रूप में वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाएगा। क्या? वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाएगा, और इसी के साथ में जो विश्वव्यापी समस्याएं हैं इन सिद्धांतों के आधार पर उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये हो गया आपका सातवां लक्षण। क्या है सातवां लक्षण? नोट कीजिएगा, क्या है? शुद्ध विज्ञान का निर्माण। क्लियर? और वही अंतिम आठवां है मानव जीवन का एकीकृत अध्ययन। स्पष्ट है, मानव जीवन का एकीकृत अध्ययन मीन्स इसका भावार्थ यह है कि व्यवहारवादी
अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को समझना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये बात आ रही है, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को समझना चाह रहे हैं, तो भाई व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार है, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को समझना है तो उसके संपूर्ण व्यवहार को समझना होगा, और संपूर्ण व्यवहार को समझना है तो फिर उसकी सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक इन सभी व्यवहारों को किसी न किसी रूप में समझना ही पड़ेगा। इसलिए व्यवहारवादी मानव जीवन का एकीकृत अध्ययन करना चाह रहे हैं। इसका तात्पर्य यही होगा कि राजनीति को, राजनीतिक व्यवहार को ठीक से समझना हो तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की पद्धतियों को, अवधारणाओं को, सिद्धांतों को राजनीति विज्ञान में अपनाना ही पड़ेगा, जिससे कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को ठीक से समझा जा सके। क्या? राजनीतिक व्यवहार को ठीक से समझा जा सके। और ऐसा करने के बाद में मैं आपको कहना चाहूंगा कि व्यवहारवादी मूलतः क्या कार्य कर रहे हैं, वो सबसे पहले तथ्य एकत्रित करें, तथ्यों से अवधारणाओं का निर्माण करेंगे, अवधारणाओं से सामान्यीकरण बनाएंगे, और सामान्यीकरण से सिद्धांतों का निर्माण करने की कह रहे हैं। और सिद्धांतों का निर्माण होने के बाद में भविष्य में राजनीतिक जीवन के अंतर्गत घटने वाली घटनाओं के बारे में संभावनाओं और भविष्यवाणी की बातें भी कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ करने में व्यवहारवादियों को सफलता नहीं मिली है। तो ये हो गए क्या, डेविड स्टन के द्वारा जो व्यवहारवाद के 8 लक्षण बताए गए हैं वो हो गए। क्लियर है बात? तो ये आप नोट कीजिएगा। ठीक है, कितने हो गए? ये 8 लक्षण हो गए, दिखाई दे रहा है, नोट कीजिएगा। ये 8 के 8 लक्षण नोट करेंगे। इसके बाद में हम इसकी जो चौथी बात लेंगे वो व्यवहारवाद की आलोचना की लेंगे। बढ़े आगे, हो गया? आप नोट कीजिए, नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम। व्यवहारवाद की आलोचना मतलब इसमें क्या कमी है, स्पष्ट है, ज्यादा दिक्कत नहीं इसमें। नंबर 1, शब्दाडंबर का दोष, मतलब यहाँ शब्दों का एक आडंबर है। आलोचकों का कहना है क्या, शब्दों का एक आडंबर है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में व्यवहारवादी राजनीति का विज्ञान बनाने में तो ऐसा कर रहे, इन्होंने तो केवल शब्दों का आडंबर रचा है, आलोचक कह रहे हैं। अब मैं यहाँ एक बात और बताना चाह रहा हूँ, आलोचक कह रहे हैं तो आलोचक कौन है भाई? यहाँ एग्जाम पूछा जा सकता है, व्यवहार की सबसे कड़ी आलोचना किसने की है, सबसे कठोर आलोचना किसने की है? तो आप याद रखेंगे किर्कपैट्रिक, नोट कीजिएगा, किर्कपैट्रिक, मार्फट की शिवली, रॉबर्ट ए डाहल ये महत्वपूर्ण आलोचक हैं, विशेषकर मार्फट क्यों शिवली। दूसरी आलोचना क्या है? मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं, नोट करें क्या है दूसरा क्या है? मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं। आलोचकों का कहना है कि वास्तविक रूप में ठीक है, एक शोधकर्ता जब शोध करेगा तो शोधकर्ता अपने विषय का चयन करते समय ही पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाता है। ये बात सत्य भी है, सत्य है। इसका मतलब मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है। तीसरा क्या है? अंतर विरोध का दोष है। इसमें क्या है? अंतर विरोध का दोष। भाई अंतर विरोध क्या है, ध्यान दीजिएगा विशेषकर। अंतर विरोध का दोष है, एक तरफ तो ये लोग ये कह रहे हैं व्यवहारवादी कि हम मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करेंगे, मूल्यों से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारी दृष्टि में सब मूल्य बराबर है, लोकतंत्र, तानाशाही, न्याय अन्याय, समानता असमानता, स्वतंत्रता स्वच्छंदता सब बराबर है। लेकिन भाई दूसरी तरफ तो ये व्यवहारवादी ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तानाशाही शासन प्रणाली के स्थान पर उदारवादी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ये क्या है भाई? अंतर्विरोधी है। जब तानाशाही के स्थान पर उदारवादी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को प्राथमिकता दे रहे, इसका मतलब इन्होंने मूल्यों का चयन कर लिया है, मूल्यों का चयन किया है। इसलिए आलोचक इस आधार पर इसकी आलोचना करते हैं कि इनमें अंतर्विरोध है, एक तरफ कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ कह रहे हैं। अगली आलोचना क्या है? खर्चीली पद्धति है। खर्चीली पद्धति क्यों है? क्योंकि व्यवहारवादियों को बार बार सर्वेक्षण करना पड़ेगा, बार बार क्या करना पड़ेगा? सर्वेक्षण करना पड़ेगा, सर्वे करेंगे तो इसके अंतर्गत कितने कर्मचारियों को लगाया जाएगा तो उनको वेतन दिया जाएगा, तो इसका मतलब उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या विकासशील देश, गरीब समाज इस खर्चे को उठा सकता है?
नहीं उठा सकता, इसलिए इसमें ये कमी है। अगला आलोचना क्या है भाई, राजनीति विज्ञान की स्वतंत्र अस्तित्व को खतरा है। आलोचकों का कहना है क्यों है, क्योंकि वास्तव में जो व्यवहारवादी हैं वे व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए अन्य विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों की अवधारणाओं और पद्धतियों को, सिद्धांतों को अपनाने की बात करें। तो आलोचकों का कहना है कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक व्यवहार को समझते समझते राजनीतिक व्यवहार को तो भुला दें और अन्य व्यवहारों को समझना शुरू कर दें, अर्थात राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त ना हो जाए। इसमें क्योंकि ये अंतः अनुशासनात्मक उपागम की बात कर रहे हैं, अर्थात व्यवहारवादी अंतः अनुशासनात्मक उपागम को अपनाते हैं, इसलिए इनको ये डर बना हुआ है। अगली कमी क्या है भाई, कि राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में मूलभूत अंतर है। अब देखो, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समान बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु और प्राकृतिक विज्ञान की विषय वस्तु में बहुत ज्यादा अंतर है। कैसे, कि प्राकृतिक विज्ञान की जो विषय वस्तु होती है वह अपरिवर्तनशील होती है, सरल होती है, इसी के साथ में स्पष्ट भी होती है, जबकि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु चूंकि मनुष्य है, व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करें, मन का अध्ययन करें, ऐसी स्थिति में ये जो विषय वस्तु है वह परिवर्तनशील है, कठिन है और अस्पष्ट है, इसलिए आलोचक इस आधार पर भी इसकी कमी निकाल रहे हैं। अगली आलोचना क्या है भाई, सुनिश्चित सिद्धांत एवं भविष्यवाणी संभव नहीं। आलोचकों का कहना है कि व्यवहारवादियों ने 40 वर्ष तक कितना ही प्रयास किया, उसके बावजूद भी आज तक भी इन्होंने राजनीति विज्ञान के बारे में कोई सुनिश्चित सिद्धांत नहीं दिया है और ना ही इनके सिद्धांतों के आधार पर कोई ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है जिसके आधार पर हम ये कहें कि वह भविष्यवाणी सत्य ही साबित होगी। ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वास्तव में भाई अध्ययन किसका कर रहे हैं यहाँ, व्यक्ति के व्यवहार का, मगर क्या व्यक्ति का व्यवहार स्थायी होता है? हम सुबह 20 मतदाताओं से पूछ रहे हैं कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, मतलब आज से 3 दिन बाद में मतदान होना है, और आज हम पूछ रहे हैं कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस को देंगे, अगले दिन पूछा बीजेपी को देंगे, और उसके बाद में अगले दिन पूछा, तीसरे दिन हमने पूछा बोलो निर्दलीय को देंगे, और वास्तव में जब वो अपने मत का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि वो वोट किसी और को ही दे देते हैं। तो एक बात बताइए, जब व्यक्ति का व्यवहार ही परिवर्तनशील है तो क्या ऐसे व्यवहार के आधार पर कोई सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है? क्या कोई भविष्यवाणी की जा सकती है? आलोचकों का कहना है ये। अगली बात क्या है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान संभव नहीं है। आलोचकों का कहना है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है भाई, परिवर्तनशील होता है। तो परिवर्तनशील विषय वस्तु के बारे में क्या हम जैसे प्राकृतिक विज्ञानों की भौतिक विज्ञानों को ठीक से समझने के लिए किसी प्रयोगशाला में प्रयोग कर देख सकते हैं, वैसे क्या व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का भी हम किसी प्रयोगशाला में प्रयोग कर देख सकते हैं? जी नहीं। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। क्या मानव के राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान संभव नहीं है। अगली आलोचना क्या करें, लघु एवं वृहत। क्या लघु एवं वृहत इकाई लघु एवं वृहत इकाई संबंधी समस्या। क्या है? लघु एवं वृहत इकाई संबंधी समस्या। इसका मतलब यह है कि व्यवहारवादी छोटी इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? छोटी इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, और छोटी इकाई के अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष निकल जाते हैं उसको पूरे समाज के ऊपर लागू करना चाह रहे हैं, मगर इसमें सत्यता नहीं है। मान लीजिएगा हम एक स्थानीय स्तर पर कोई सर्वे कर रहे हैं और वहां मतदाताओं का हमने अध्ययन किया, और मतदाताओं का अध्ययन करने के बाद में हमें ये लगा कि यहाँ पर जो मतदान का प्रतिशत है वह बीजेपी का ज्यादा है, तो क्या वास्तव में उस निष्कर्ष को पूरे समाज के ऊपर लागू किया जा सकता है? जी नहीं। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। अगला क्या है, नीति निर्माण में सहायता देने में असमर्थ। क्या नीति निर्माण में सहायता देने में ये असमर्थ हैं? कौन? व्यवहारवादियों की आलोचना की जा रही है। किसके द्वारा? आलोचकों के द्वारा, कि नीति निर्माण में क्या होगा, ये बिल्कुल असंभव होगा। अब कैसे होगा, इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम आपको यहाँ पर ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में नीति निर्माण में तथ्यों के अलावा मूल्यों की भी आवश्यकता होती है,
और मूल्यों की उपेक्षा करके मात्र तथ्यों के आधार पर बनाई गई नीतियां अमानवीय एवं अनैतिक हो सकती है। क्या? अमानवीय एवं अनैतिक हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूल्यों को तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मूल्यों की तरफ देखा नहीं जा रहा है, केवल तथ्यों के आधार पर नीति बनाई जा रही है। तो क्या भाई तथ्यों के आधार पर नीति बनाई जाए और मूल्यों को छोड़ दिया जाए, ऐसी स्थिति में क्या वो नैतिक हो सकता है? जी नहीं, अनैतिक होगा। क्या मानवीय हो? नहीं, अमानवीय होगा ही होगा। इसलिए नीति निर्माण में सहायता देने में भी ये असमर्थ है, ऐसा आलोचकों का कहना है। तो ये होगी इसकी 10 कमियां, 10 आलोचनाएं होगी। विशेषकर आलोचना करने वाले विद्वान कौन है? ये आप पुनः दोहरा रहा हूं मैं, कौन कौन है? किर्कपैट्रिक, क्या? किर्कपैट्रिक, मलफर्ड क्यू, शिवली, मलफर्ड क्यू, शिवली, और इसी के साथ में यहाँ पर जो विद्वान होंगे वो कौन होंगे? रॉबर्ट ए डायल होंगे। ठीक है, ये 3 विद्वान हैं। और भी यदि हम इस बात को आगे बढ़ाना चाहें तो एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है जिसकी कि हम पिछली वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं, और वो कौन है? लियोस्ट्रॉस। लियोस्ट्रॉस ने भी इसकी बहुत कड़ी आलोचना की है। जैसे लियोस्ट्रॉस ने कहा है कि व्यवहारवादी ने बहुत बड़ी गलती की है कि इन्होंने समाज के सभी उच्च मूल्यों को गटर में बहा दिया। मतलब लियोस्ट्रॉस का कहना है कि व्यवहारवाद की जीत का मतलब है गटर की विजय, गटर की विजय, गंदगी की विजय, अन्याय की विजय, गलत मूल्यों की विजय। क्यों? क्योंकि व्यवहारवादी सभी मूल्यों को बराबर मान रहे हैं। इनकी दृष्टि में सब मूल्य बराबर है। सब मूल्य बराबर कैसे? जैसे न्याय, अन्याय, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, तानाशाही। भाई ये तो इन सबको बराबर मान के चल रहे हैं, लेकिन क्या बराबर है? नहीं है बराबर। इसलिए लियोस्ट्रॉस ने क्या कहा है, याद रखें। लियोस्ट्रॉस क्या कर इसकी आलोचना करते हैं? गटर की विजय। कि अगर व्यवहारवादियों की जीत हो रही है तो इसका मतलब है गटर की विजय। गटर की विजय क्यों है? क्योंकि सभी मूल्यों को बराबर मान रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो कितने विद्वान हो गए इसके आलोचना करने वाले? 4 विद्वान हो गए। विशेष नाम याद रखेंगे। क्या? लियोस्ट्रॉस, रॉबर्ट ए डायल, किर्कपैट्रिक, मलफर्ड क्यू, शिवली। इन चारों ने विशेष इसकी आलोचना की। अब आलोचना करने के बाद हम क्या हम इस बात को यही छोड़ दें व्यवहारवाद में कमियां करनी है, इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया राजनीति विज्ञान को? नहीं, गलत बात है। व्यवहारवादियों का कुछ अपना महत्व भी है, इनकी अपनी कुछ उपयोगिता भी है। तो अगली बात 5वीं लेंगे हम, इसका 5वां पार्ट होगा व्यवहारवाद की उपयोगिता एवं महत्व। ठीक है, इसमें काफी कमियां हैं, लेकिन कमियां होते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को बहुत कुछ दिया है। क्या? राजनीति विज्ञान को बहुत कुछ दिया है। राजनीति विज्ञान के विकास में इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, जिसमें पहली उपयोगिता महत्व होगा नए राजनीति विज्ञान की स्थापना। अर्थात वास्तविक रूप में व्यवहारवादियों के द्वारा ही परंपरागत राजनीति विज्ञान की कमियों को दूर करते हुए उसे एक नए राजनीति विज्ञान का रूप दिया। और इन्होंने कहा कि मूल्य के आधार पर राजनीति को नहीं समझा जा सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम तथ्यों के आधार पर वास्तविक राजनीति को समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए राजनीति की वास्तविक गतिविधियों को, राजनीति के अंतःस्थल को, राजनीति की परतों को समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं इसका पहला महत्व है नई राजनीति विज्ञान की स्थापना, दूसरा महत्व है राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिकरण करने का प्रयत्न। क्या? राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिकरण करने का प्रयत्न। ये किस लिए है? क्योंकि वास्तविक रूप में ये राजनीति को यथार्थवाद के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर, तथ्यों के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात ये मूलतः राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक विषय का रूप देना चाह रहे हैं। किसका रूप देना चाह रहे हैं? वैज्ञानिक विषय का रूप देना चाह रहे हैं। इसके लिए इन्होंने सर्वेक्षण प्रणाली, प्रश्नावली प्रणाली और वैज्ञानिक पद्धति का विशेषकर प्रयोग किया है। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर हम ये कहेंगे, मैं पीछे भी कह चुका हूँ कि इनके द्वारा सांख्यिकी पद्धति का भी इसमें प्रयोग किया गया, इसलिए राजनीति विज्ञान का ये वैज्ञानिकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें कुछ हद तक इन्हें सफलता भी मिली है। तीसरा जो महत्व योगदान क्या है? अध्ययन वस्तु में परिवर्तन किया है। भाई अध्ययन वस्तु में परिवर्तन तो क्लियर है बात। क्या परिवर्तन किया है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन वस्तु क्या थी? संस्थाओं के संस्थागत ढांचे का अध्ययन कर रहे थे, कानूनी अध्ययन कर रहे थे, औपचारिक अध्ययन कर रहे थे। और ये क्या कर रहे हैं? उन संस्थाओं में बैठने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, व्यक्ति की राजनीतिक भूमिकाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे कि राजनीति की यथार्थता को समझा जा सके। अगला महत्व क्या है? अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना। बार बार ये बात आ रही है, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना। अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना, इसका भावार्थ यह है कि वास्तविक रूप में व्यवहारवादी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए अन्य
सामाजिक विज्ञानों की पद्धतियों, क्या पद्धतियों, सिद्धांतों और अवधारणाओं का भी प्रयोग कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि राजनीति को ठीक से समझना हो तो इसके लिए अन्य शास्त्रों, विज्ञानों की सहायता ली जाएगी। अर्थात व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को, व्यक्ति के व्यवहार को समग्र रूप में समझना हो तो अन्य शास्त्रों की पद्धतियों को अपनाना ही होगा। यही क्या है, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना। अगला क्या है भाई, वैकल्पिक धारणाएं प्रस्तुत की हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब वैकल्पिक धारणाओं का मतलब क्या है, क्योंकि वास्तविक रूप में व्यवहारवादियों ने ऐसी ऐसी धारणाएं, नई नई अवधारणाएं दी हैं जिनके आधार पर राजनीति को समझने का प्रयास किया जाता है। जैसे इन्होंने शक्ति की अवधारणा दी है, क्या शक्ति की अवधारणा दी है, व्यवस्था की अवधारणा दी है, खेल का सिद्धांत दिया है। इसी के साथ में इन्होंने मतदान, व्यवहार, ऐसी अवधारणाओं का भी प्रयोग किया है। ऐसा इसलिए दिया इन्होंने, क्यों, जिससे कि वास्तविक रूप में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को समझा जा सके। तो ये क्या होगा, इसका वैकल्पिक धारणाएं प्रस्तुत की है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं भाई, इसका मतलब ये है कि व्यवहारवादी ने राजनीतिक विज्ञान को नई नई अवधारणाएं दी हैं जिससे कि राजनीति की यथार्थता को, वास्तविकता को, उसकी जो वास्तविक गतिविधि होती है, क्या, जिससे कि राजनीति के अंत स्तर को समझा जा सके। इसके लिए उन्होंने नई नई अवधारणाएं दी हैं और उनका आज राजनीति को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी हैं, नोट कीजिएगा आप भी। शक्ति, क्या, शक्ति, व्यवस्था, समूह, मतदान व्यवहार, खेल सिद्धांत इत्यादि अवधारणाएं इन्होंने दी है। ठीक है, ये हो गया इसका महत्व या उपयोगिता। अब ध्यान दें, ये बात सत्य है कि व्यवहारवादियों ने काफी प्रयास किया, 40 वर्ष तक अथक प्रयास किया, उसके बावजूद भी ये राजनीति का विज्ञान बनाने में असफल रहे। इसीलिए 1969 में स्वयं डेविड स्टर्न राजनीति विज्ञान के सम्मेलन के अंतर्गत अध्यक्षीय भाषण में कह रहे हैं कि अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि हम केवल तथ्यों को एकत्रित कर रहे हैं और सिद्धांतों का निर्माण बनाने में जुटे हुए हैं, या हम ये कहें कि हम सामान्यीकरण कर रहे हैं, सिद्धांत बना रहे हैं, भविष्यवाणी करने की सोच रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में तो कितनी ही विश्वव्यापी समस्याएं व्याप्त हो रही हैं, उन समस्याओं को दूर कैसे करेंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि हमें उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए स्वयं जो व्यवहारवादी हैं वही आगे चलकर उत्तर व्यवहारवाद का रूप धारण कर लेते हैं। किसका, उत्तर व्यवहारवादियों का रूप धारण कर लेते हैं। और ये यहाँ पर फिर नारा लगाते हैं, कर्म और प्रासंगिकता का सिद्धांत या प्रासंगिकता का सिद्धांत। अर्थात इनका कहना है कि ठीक है, व्यवहारवादियों की यह बात तो हम स्वीकार करते हैं कि अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाए, तथ्य एकत्रित किए जाएं, राजनीति को यथार्थता के आधार पर समझा जाए, परंतु इसी के साथ में जो शोध की जा रही है, जो तथ्य एकत्रित किए जा रहे हैं, जो अनुसंधान किया जा रहा है, भाई उसकी सार्थकता होनी चाहिए, उसका फायदा होना चाहिए और वह शोध सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में होनी चाहिए। अर्थात उस शोध का मूल लक्ष्य सामाजिक राजनीतिक विश्वव्यापी समस्याओं को दूर करने के लिए होना चाहिए। जैसे आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, परमाणु युद्ध का खतरा है, जनसंख्या विस्फोट है। इसी के साथ में हम ये कहें कि वास्तविक रूप में आधुनिक समय में और नित्य नई समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, तो उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए शोध की जानी चाहिए। ऐसी बात उत्तर व्यवहारवादियों ने कही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवादियों की चाहे कितनी ही आलोचना क्यों ना की जाए, लेकिन व्यवहारवादियों ने भी राजनीति विज्ञान के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है।
और यह व्यवहारवादी ही आगे चलकर उत्तर व्यवहारवादी बन जाते हैं, जिसमें तथ्य और मूल्य दोनों बातों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया आपका व्यवहारवादी उपागम, जो कि एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं बल्कि राजनीति विज्ञान को यदि ठीक से समझना हो तो व्यवहारवादी उपागम हमारी समझ में आना ही चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।